एक तो लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था, कंडक्शन जो है, कंडक्शन ये प्रोसेस होता है, इज प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विदाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मास, विदाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मास। तो अगर आपको कभी इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर दिखाई दे तो आप उसको कहते हो कंडक्शन। और यहाँ पर जो ये चैप्टर है उसमें हम बात करते हैं कि कंडक्शन इज प्रोसेस ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफ़र। हम यहाँ पर जो एनर्जी ट्रांसफ़र कराते हैं उसका नाम क्या है? हीट। तो जब कभी भी हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र इस तरीके से होता है कि मास ट्रांसपोर्ट नहीं करता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्शन। ठीक है। कंडक्शन जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है और सॉलिड में होता है। जैसे अगर आपके पास में सॉलिड है, सॉलिड में केवल मेटल्स, जो कंडक्शन वाली फिनोमेना है वो कंडक्शन टेक प्लेस इन सॉलिड इन मेटल्स। और एक जो इसका स्पेशल केस है वो कौन है? मरकरी। भाई हम यहाँ पे लिखना तो सॉलिड चाहते थे, तो सॉलिड में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो सॉलिड में हम केवल किन की बात कर रहे हैं? मेटल्स। उसी बीच में एक स्पेशल केस है लिक्विड, क्योंकि मरकरी किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड। तो मरकरी लिक्विड होने के बाद भी जब इसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है, हीट का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो किस मेथड से होता है? कंडक्शन से। ठीक। कंडक्शन में जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की जब हम बात करते हैं, देखिए हमने यहाँ पर मेटल्स लिए, ये मेटल्स लिए, और यहाँ पर भी हमने मेटल्स लिए। मान लेते हैं कि मेटल की बनी हुई ये रॉड ले ली और इस रॉड के किनारे पर लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस लगाया PD। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो क्या फ्लो करती है? इलेक्ट्रिक करंट होता है I। क्या डेफिनेशन थी? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मैथमेटिकली कैसे लिखते थे? Q/T। Q माने क्या था? चार्ज, और T माने था टाइम। तो ये तो तुम्हें इस लाइन के जो इस तरफ बताया गया उसमें हम बात करते थे इलेक्ट्रिक कंडक्शन की। तो जब इलेक्ट्रिक कंडक्शन में हम पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर मेटल से, वहाँ पर भी मेटल ही यूज़ होते हैं, और वहाँ पर जो है चार्ज का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है, और इस फ्लो के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर यहाँ पर पोटेंशियल 20 वोल्ट है और यहाँ पर भी 20 वोल्ट है तो फ्लो नहीं होगा। जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होगा तब तक फ्लो नहीं होगा। अगर यहाँ पर V1 वोल्ट है तो फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए? नॉट इज इक्वल टू V1 वोल्ट, V1 नहीं होना चाहिए। और हमेशा इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो था वो हाई पोटेंशियल से कैसा था? लो पोटेंशियल। जब हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो पढ़ते थे तो एक तो था I बराबर Q/T, और फ्लो, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो रास्ते में जो रुकावटें आती हैं, रुकावटें किस तरीके की हैं कि भाई ये जो मेटल है, मेटल के अंदर क्या है? एटम्स हैं, ये एटम्स हैं। तो ये एटम्स तो अपनी जगह से जाने वाले कहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कि ये आपके लिए रास्ता छोड़ देंगे, ये तो अपनी जगह पे ही डटे रहेंगे। अब चार्ज फ्लो करना है, तो जब चार्ज फ्लो करना है तो चार्ज अगर फ्लो करेगा तो किस रास्ते फ्लो करेगा? टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाएगा। भाई आप बिल्कुल ऐसे समझिए कि आपकी जो गाड़ी है वो यहाँ पर है, स्टेशन पर खड़ी है, और आप यहाँ पर हैं, और प्लेटफॉर्म में ये भीड़ लगी हुई है। तो आपके लिए भीड़ तो हटने वाली नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रास्ता टेढ़ा मेढ़ा बनाते हुए, टेढ़ा मेढ़ा मतलब नॉन लीनियर,
तो नॉन लीनियर रास्ता फॉलो करते हुए किसी तरीके से अपने आप को क्या कराना है, कंडक्शन कराना है और गाड़ी तक पहुंचना है। सेम यही चलता है चार्ज के लिए भी, कि जो चार्ज है उसके रास्ते में एटम्स का क्या बिछा हुआ है, ये जाल बिछा हुआ है। एटम तो अपनी जगह छोड़ने वाले नहीं है, तो चार्ज अपना नॉन लीनियर पाथ में चलता हुआ किसी तरीके से इस किनारे उस किनारे पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये जो रास्ते में रुकावट आती है दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। इसको हम लोगों ने नाम दिया था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो इसका नाम था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और आपने इसको कैपिटल आर से लिखा था और कैपिटल आर की वैल्यू थी L बाई सिग्मा ए रो L बाई ए, जहाँ पे L जो थी वो लेंथ थी मटेरियल की, लेंथ ऑफ मटेरियल। 10th और 9th क्लास के बच्चों के लिए L का मतलब है लेंथ ऑफ मटेरियल, लेकिन आपके लिए L का मतलब है लेंथ ऑफ मटेरियल प्लस L का मतलब है उन किनारों के बीच की डिस्टेंस जहां पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है। अभी मेरी बात आपको अभी समझ में नहीं आई होगी, हमें पता है, तो मैं जरा सा समझाने के लिए एक काम और करता हूं। सपोज कर लो कि हमारे पास में कोई मटेरियल ये है, ये मटेरियल है, ठीक, और ये वाली डायमेंशन है 30 सेंटीमीटर और ये वाली डायमेंशन है 2 सेंटीमीटर और ये वाली डायमेंशन है 8 सेंटीमीटर। और देखिए मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो मेरे लिए L का मतलब क्या होगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक, तुमने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ लगाया है तो तुम्हारे लिए L का मतलब क्या होगा, 30 सेंटीमीटर। और किसी ने जो है पोटेंशियल डिफरेंस सामने वाली सरफेस और पीछे वाली सरफेस पे लगाया है तो उसके लिए L का मतलब क्या होगा, 8 सेंटीमीटर। तो यूनिवर्सल बात क्या है, L उन टर्मिनल्स के बीच की डिस्टेंस है जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, L क्या है, उन टर्मिनल्स के बीच का डिस्टेंस जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है। तो L, अब जैसे यहां पर हम देखें तो यहां लक की बात है कि जिन टर्मिनल्स पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है वो ये है और आपके रॉड की लेंथ भी क्या है, वही है। तो L को लेंथ ऑफ मटेरियल बोलना गलत बात है। ऑर्डिनरी वे में तो ठीक है, लेकिन फंस जाओगे। डस्टर का एग्जांपल लेते हैं प्रैक्टिकल वे में। ये अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस यहां लगाया है तो L माने ये, अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस यहां लगाया है तो L माने ये, ठीक है ना। और अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहां लगाया है तो L माने ये। तो L का मतलब लेंथ नहीं होता, ये एटलीस्ट तुम्हें तो पता ही होना चाहिए। आप जिस क्लास में बैठे हो आपको ये पता होना चाहिए। L इज गैप, L इज ए डिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के फार्मूले में L का मैंने लिख तो दिया है लेंथ ऑफ द मटेरियल। ऑर्डिनरी वे में जब मेरे पास में वायर होगा, सोचो जब मेरे पास में तार होगा तो तार में पोटेंशियल डिफरेंस कहां लगता है, हमेशा लेंथ के अक्रॉस में लगता है। और इस वजह से वहां पे जो L का मतलब है वो क्या बन जाता है, लेंथ ऑफ द वायर। तो इसलिए हमने लिखा तो है लेंथ ऑफ द वायर, लेकिन बेसिक भी आप समझिए। और जो ये A है वो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो परपेंडिकुलर टू फ्लो होता है हमेशा, कि अगर करंट फ्लो हो रही है ऐसे तो इसके परपेंडिकुलर जो एरिया है दैट इज ए क्रॉस सेक्शन एरिया। तो A माने क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसको आप बोलते थे रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी कहते थे इसको आप, याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, जो कहा जा रहा है उसको सुने और समझे। रजिस्टिविटी, और जो ये सिग्मा है दैट इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, सबसे ज्यादा जो कंडक्टिविटी है वो सिल्वर की होती है, सबसे बेस्ट होती है कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी इन द सेंस, जैसे करंट फ्लो करती है कॉपर में, तो करंट ने कहा कि रुकावट तो ठीक ठाक थी बट उतनी ज्यादा नहीं थी। वही करंट फ्लो करती है एल्यूमिनियम में, तो करंट ने शिकायत की कि वहां रेजिस्टेंस ज्यादा था। तो जहां करंट को फ्लो करने में
तकलीफ कम हो रही है वहाँ कंडक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है, और जहाँ फ्लो करने में तकलीफ ज़्यादा हो रही है वहाँ कंडक्टिविटी क्या है, कम है। तो सबसे बढ़िया जो कंडक्टिविटी है वो सिल्वर की होती है, और सबसे पुअर जो कंडक्टिविटी होती है वो फ्रियॉन की होती है। फ्रियॉन गैस है आपकी, अमोनिया से कनेक्टेड है, तो सबसे खराब जो कंडक्टिविटी है वो फ्रियॉन मटेरियल की है, फ्रियॉन। और सबसे अच्छी जो कंडक्टिविटी वो किसकी है, जितने भी मटेरियल हैं सारे मटेरियल को ले करके जब कंडक्टिविटी का फीचर डिस्कस किया तो पाया गया कि सबसे बेस्ट जो कंडक्टिविटी है अदर कंपेयर टू अदर्स वो मेटल्स में होती है। मेटल्स में सबसे बेस्ट किसकी है, सिल्वर की, और ओवरऑल मटेरियल में सबसे खराब कंडक्टिविटी इसकी फ्रियॉन की है। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। अब चलते हैं जरा इसी से कनेक्टेड, यहां पर भी हमारे पास में हम बात करेंगे थर्मल कंडक्शन की। वहां पे आप बात करते थे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की, तो अब आप किसकी बात करेंगे, थर्मल कंडक्शन की। तो थर्मल कंडक्शन में क्या होगा, तो पहला पॉइंट हो गया कि थर्मल कंडक्शन में फ्लो होगा किसका, फ्लो ऑफ हीट करंट। वहां पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था और यहां पर फ्लो किसका होगा, हीट करंट का होगा। हीट करंट को हमने H से लिख दिया, इलेक्ट्रिक करंट था I बराबर Q बाई टी, हीट करंट होगा H बराबर Q बाई टी। वहां पर Q का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज था, यहां पर Q का मतलब है हीट एनर्जी, और T का मतलब क्या है, टाइम। तो अगर आपको हीट करंट की डेफिनेशन बनानी पड़ती है तो बना सकते हो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड द हीट करंट। ठीक है, तो हीट करंट क्या हो गई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी इज कॉल्ड हीट करंट, और हम इसको H से लिखेंगे। ठीक, अगर जैसे यहां पर अगर हम आमीटर डाल दें और देखें कि आमीटर में कितनी करंट आ रही है, इलेक्ट्रिक करंट, तो पता चलता है कि आमीटर में जो करंट है सपोज कर लेते हैं 2 एम्पियर है। हमने टाइम देखा कि इस समय घड़ी पर जो है 6:30 है इवनिंग का, और आमीटर ने रीडिंग दे रखी है 2 एम्पियर। 6:35 पर रीडिंग देखी तो क्या हो गई, 2 एम्पियर। 6:40 पर रीडिंग देखी तो कितनी है, 2 एम्पियर। अगर इलेक्ट्रिक करंट समय के साथ नहीं बदल रही है तो ये कौन सी स्टेट कहलाती है, स्टेबल स्टेट, स्टेडी स्टेट कहलाती है, और अगर बदल रही है तो वेरिएबल स्टेट कहलाती है। सिमिलरली यहां पर कि अगर H बराबर है कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर ये कहलाएगा इट इज कॉल्ड स्टेबल स्टेट। स्टेबल स्टेट को क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट भी कहते हैं। और यहीं से अदरवाइज क्या बन जाएगा, अदरवाइज वेरिएबल स्टेट। ठीक, हमारा जो थर्मल कंडक्शन है वो इस फीचर्स पर पढ़ा जाएगा, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है वो किस फीचर्स पे पढ़ा गया था, कांस्टेंट करंट के फीचर्स पे पढ़ा गया था। तो हम अपना थर्मल कंडक्शन स्टेडी स्टेट के लिए ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लाइन के इस तरफ वाले पॉइंट नोट करिए हेडिंग डाल करके, उधर वाले नहीं। अब हीट करंट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो टेम्परेचर डिफरेंस है। तो यहां पे बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, जस्ट फॉर द मेमोरी पर्पस, और यहां बात करते हैं हीट करंट की। हम इलेक्ट्रिक करंट का डिस्कशन करेंगे स्टेडी स्टेट के लिए, तो यहां पर भी डिस्कशन करेंगे स्टेडी स्टेट के लिए। यहां पर पीडी पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड फॉर फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट
तो हमको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए अगर इलेक्ट्रिक करंट आपको चलानी है तो। सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है स्टेडी स्टेट के लिए किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस रिक्वायर्ड, टेम्परेचर डिफरेंस यानी टीडी रिक्वायर्ड फॉर फ्लोइंग हीट करंट। हीट करंट के लिए आपको टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। यहां पर सिग्मा का नाम है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो यहां पर थर्मल हीट करंट के केस में कंडक्टिविटी को K से लिखा जाता है और कहा जाता है थर्मल कंडक्टिविटी। मीनिंग भैया वही है। जब हम बोलते हैं कि कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है तो इलेक्ट्रिकल करंट को रास्ते में कंपैरेटिवली कम प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, तो वो कंडक्टिविटी क्या हो गई, अच्छी। और जब कंडक्टिविटी खराब है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट को रुकावटें ज़्यादा देखने को मिली हैं, ज़्यादा फेस की हैं। वही सेम फीचर्स यही है कि अगर आपको थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन देनी हो तो इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच डिसाइड द रेजिस्टेंस इन फ्लोइंग ऑफ हीट करंट। तो अगर रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टिविटी क्या है, ज़्यादा, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कम। तो रिप्लेस हो जाएगा सिग्मा, जहाँ चलता था वहाँ पे K चलेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस निकालते थे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आप कैपिटल R निकालते थे L बाई सिग्मा A। रो का फीचर, रो वहां पर क्या था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो वहां पर इस तरीके का टर्म हम कोई डिफाइंड करेंगे नहीं, हमारा मेन फोकस किस पर रहेगा, कंडक्टिविटी की। तो हम कंडक्टिविटी पे ही फोकस कर रहे हैं। तो देखो ना, ये लिखा हुआ है ना L बाई सिग्मा है। भाई सिग्मा का जो उल्टा है वो क्या होता था, रो का जो रिवर्स है वो क्या होता था, सिग्मा। तो रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है वो क्या बन जाता था, कंडक्टिविटी। तो यहां पर हम ले रहे हैं थर्मल रेजिस्टेंस। भाई थर्मल करंट के रास्ते में जो रुकावटें आती हैं, नो डाउट आती तो होंगी, क्योंकि उसी मेटल में आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा रहे थे, उसी मेटल में क्या फ्लो करा रहे हो, हीट करंट। तो सेम फीचर्स तो वहां पर होंगे ही, थोड़ा सा नेचर बदला हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट का जो नेचर है वो थर्मल करंट से डिफरेंट होता है, क्योंकि दोनों के बीच में यही डिफरेंस आ गया है, इट इज ड्यू टू पीडी पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट इज ड्यू टू टीडी टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस आ जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू आ जाएगा L बाई KA। ठीक है, और आगे मूव करते हैं, अभी बात खत्म नहीं हुई है उधर की। इलेक्ट्रिकल करंट को थर्मल करंट से कंपेयर करते चलिए और आप इस पर्टिकुलरली थर्मल कंडक्शंस में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको कवर करते हुए चलिए। और आगे मूव करते हैं, इस तरफ यहां तक आ चुके हैं। इस तरफ होता था I बराबर V बाई R इलेक्ट्रिकल करंट के केस में। V यहां पे क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस PD, और R यहां पे क्या था, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो उस तरफ क्या होगा, H बराबर, तो H बराबर था TD बाई कैपिटल R। यहां पे TD क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, और R क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो वही है, लेकिन जिस रेजिस्टेंस ने चार्ज के फ्लो को रोकने की कोशिश की थी तो उस समय उस रुकावट को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहा गया, और वो रेजिस्टेंस जिसने थर्मल करंट को रोकने की कोशिश करी जा रही है, कर रहा है, तो वो क्या बन जाएगा। याद रखना कि जब भी करंट फ्लो करेगी हमेशा रास्ता कैसा, और चार्ज का नॉन लीनियर है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। तो हीट एनर्जी जब चलती है तो कैसे चलेगी, नॉन लीनियर पाथ पर चलेगी। अब इस पॉइंट को हमने पिक कर लिया, यहां तक पॉइंट है। इस वाले में पहला पॉइंट ये था कि हम बात करेंगे अंडर स्टेडी स्टेट।
यहाँ पर भी वही फीचर्स था स्टेडी स्टेट का। फिर ये पॉइंट हुआ नंबर 1, यहाँ पर भी नंबर 1, ये हुआ नंबर 2, ये हुआ नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 3, और ये आया नंबर 4, उधर भी नंबर 4। अब हमने नंबर 4 को पिक किया, H बराबर TD/R। टेम्परेचर डिफरेंस को हम डेल्टा थीटा से लिख रहे हैं और R मीन्स R, तो H बराबर आ गया डेल्टा थीटा/R। ठीक, अब थर्मल रेजिस्टेंस है L/KA। L उन किनारों के बीच की दूरी जहां पर टेम्परेचर डिफरेंस है, और इन केस ऑफ द वायर, इन केस ऑफ द रॉड, L का मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ। तो यहां पे रख देते हैं डेल्टा थीटा/R की वैल्यू है L/KA। तो यहां से आ गया H बराबर, ऊपर आ गया KA डेल्टा थीटा/L। ठीक है ना, ये रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट को साइमन ओम ने बताया था, तो ये ओम्स लॉ के नाम से फेमस था, और ये रिजल्ट किसके नाम से फेमस है, फोरियर्स लॉ। फोरियर्स लॉ, तो फोरियर्स लॉ बात करता है हीट करंट के बारे में, और फार्मूला कैसे कॉपी करके उन्होंने दिया है, और बात सही भी है, वैलिड है ये केस जो उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी जो हम देख रहे हैं, इसमें कुछ भी गलत तो है नहीं, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। केवल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है रिप्लेस किससे हो रहा है, इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल चार्ज रिप्लेस बाय द हीट एनर्जी। यहां पर जो L है उसको बचे ये कहने के लिए, अगर आप लेंथ बोलते हो तो अच्छी बात है, आपने कहा कि ये जो L है वो लेंथ ऑफ मटेरियल है, तो ये जो बात आपने कही वो जनरली तो वैलिड है, लेकिन अगर इंटेंशन अगर हमारी ये है कि हम तुमको यहां पे L में फंसा दें, तो फिर L का मतलब है, L व्हाट इज L, गैप बिटवीन टर्मिनल्स, ये उन किनारों के बीच की दूरी है वेयर टेम्परेचर डिफरेंस अप्लाइड। ठीक है, क्लियर। और पहले भी बात हुई है और फिर एक बार बात हो रही है कि कंप्लीट फिजिक्स में, पूरी फिजिक्स में ऊपर लिखी हुई है फिजिकल क्वांटिटी और नीचे लिखा हुआ है डिस्टेंस, तो ये बन जाता है ग्रेडियंट, दैट इज कॉल्ड द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए कि आपने जो है एक फिजिकल क्वांटिटी ली, ऊपर फोर्स और नीचे डिस्टेंस में लिया डेल्टा एक्स, तो ये पढ़ा जाएगा फोर्स ग्रेडियंट, फोर्स ग्रेडियंट। इसी तरीके से यहां ऊपर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, डेल्टा थीटा टेम्परेचर डिफरेंस, और नीचे एल क्या है, एल डिस्टेंस ही तो है ना, तो नीचे है एल, तो ये ऊपर है टेम्परेचर डिफरेंस और नीचे है डिस्टेंस, तो इसको पढ़ेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो आप बहुत सारे ग्रेडियंट फिजिक्स में देखते हो, तो एक्चुअल ग्रेडियंट का जो मतलब है वो मैंने बताया है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ऊपर वेलोसिटी नीचे डिस्टेंस। नोट करिए, जिस सीक्वेंस में आप चल रहे तो उसी सीक्वेंस में चलते रहिए। अब आप देखिए M/S क्या होता है, इस नोट पर आते हैं। तो ये एक बार फिर से थर्मल कंडक्शन की बात हो रही है, तो थर्मल कंडक्शन में यूजिंग मटेरियल सॉलिड होता है, लेकिन सॉलिड में कौन, मेटल। एक ही वीआईपी केस है, लिक्विड वाला कौन सा, मरकरी। ठीक है, तो इस मटेरियल का जो मास है वो m है, मास ऑफ मटेरियल m है। इसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो S है, वो S है। तो थर्मल कैपेसिटी क्या होती है, थर्मल कैपेसिटी होती है ms। सही है बात आपकी। अब थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी और अपॉन में ले लिया वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, तो इसको क्या पढ़ेंगे,
इसको पढ़ेंगे थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो थर्मल कैपेसिटी है ms और नीचे वॉल्यूम चलो मान लिया कैपिटल V है। तो ये देखो बन गया मास अपॉन वॉल्यूम, क्या बन गया डेंसिटी, तो ये हो गया रो s, ये डेंसिटी रो s। तो जबरदस्ती इसीलिए हम रो को नहीं लाए थे। रो का इलेक्ट्रिकल वाले केस में क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और यहां पर भी क्या नाम होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। वहां इलेक्ट्रिकल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और यहाँ पे थर्मल का। लेकिन मुझे पता था कि मेरा काम यहाँ पे कंडक्शन से चलना है, कंडक्टिविटी से चलना है, के से चल जाना है, और रेजिस्टिविटी डेंसिटी के लिए हमें क्या लाना पड़ेगा, रो लाना पड़ेगा। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए उसकी बात ही नहीं की। तो ये आ गई थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम ये आया। अब हमने क्या किया, रेशियो निकाला किसका, ऊपर लिया थर्मल कंडक्टिविटी, सिंबल बोलो, थर्मल कंडक्टिविटी का सिंबल क्या है के, और नीचे लिया थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब क्या चीज लिखी जाए, रो एस। इसको बोलते हैं डिफ्यूजिविटी, कैपिटल डी। डेफिनेशन नहीं लिखा रहे हैं, आप बना लोगे खुद ही। डिफ्यूजिविटी क्या होती है, द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कैपेसिटी। नोट कर लीजिए। तो डिफ्यूजिविटी आ गई। उधर तो बिजी नहीं है आप लोग। तो डिफ्यूजिविटी क्या होती है ये भी आ चुका है। हटाएं इसको यहां से। तो कंडक्शन प्रोसेस से ही फॉर्मेशन ऑफ आइस होता है रिवर में, या जो भी वाटर के नेचुरल सोर्सेज हैं बड़े बड़े। तो अगला जो है आर्टिकल उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ आइस। और ये एग्जाम्पल है थर्मल कंडक्शन का, थर्मल कंडक्शन। क्योंकि थर्मल कंडक्शन तो हम तभी कहेंगे जब ये कंफर्म हो जाए कि हीट एनर्जी या हीट करंट चल रही है लेकिन वहां पर मास का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा। तो ये कोई वाटर सोर्स ले लिया जाए, उसका अपना एक बेस एरिया भी दिखाया जाए। तो कैसे करें काम को, चलो मान लेते हैं ये कोई वाटर सोर्स है। जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे टेम्परेचर जो है बदलता चला जाएगा। ये वाटर सोर्स है और ऊपर का जो वाटर है जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पर आ चुका है। इतनी ठंड पड़ रही है कि ये जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर है, जबकि ऊपर जो एटमॉस्फेयर है ये -80 डिग्री सेल्सियस पर है। भाई फॉर्मेशन ऑफ आइस तभी तो होता है जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 0 से भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तभी जमा होती है बर्फ। तो ये ऊपर जो है -3 डिग्री सेल्सियस है। और सरफेस ऑफ वाटर पर, सरफेस पर जो वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आ चुका है। तो धीरे धीरे जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस का जो पानी है वो जमने लगा। ये जमा हो रहा है धीरे धीरे।
और मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पर ये थिकनेस y इसकी हो चुकी है। उधर जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता जाएगा ये थिकनेस क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। तो 0 डिग्री सेल्सियस का पानी 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि यहां टेम्परेचर क्या है, हाई, ऊपर क्या है, लो, क्योंकि हीट जो है जा रही है। तो यहां से जो है हीट निकल रही है। वैसे तो मैंने एरो सीधे बना दिए, लेकिन अभी आपको बताया गया कि वो तो इर्रेगुलर पाथ में होता है। तो जब हीट ट्रांसफर होगी तो ये इसका भी जो है टेम्परेचर कम होने लगेगा, तो जमने लगेगा। और आप इस बात को मानते हो कि इस पूरे प्रोसेस में कहीं कोई क्वांटिटी ऑफ मास तो निकलेगी नहीं कि उड़ के निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं। वो तो हॉट में होता है, जो वैसे ज़्यादा गर्मी होती है तो वेपोराइज होता है। तो जो वेपोराइजेशन होता है वो कंडक्शन नहीं, वो तो कन्वेक्शन हो गया। क्योंकि लास्ट वाली क्लास में बात हो रही थी, अगर हीट ट्रांसफर हो साथ में मास भी ट्रांसफर हो जाए तो कन्वेक्शन कहलाता है। यहाँ पर 100% मास का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा और हीट चली जा रही है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये हो गया कंडक्शन। ठीक, अब जब ये वापस उस पॉइंट पर आते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर ये बन चुका है 0 डिग्री सेल्सियस आइस। तो कितनी हीट निकल गई होगी? अगर ये जो बर्फ बनी है वो m मास की है, जो आइस है वो m मास की है। भाई अगर ये आइस जो फॉर्म हुई है, लेट फॉर्मिंग आइस, जो आइस बनी है अभी, तो फॉर्मिंग आइस का जो मास है वो m है, मास m है। फॉर्मिंग आइस की जो थिकनेस है वो तो आप देख ही रहे हो डायग्राम में, y है। तो इस 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से जो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस बनी है, तो कितना हीट कंडक्ट हो चुका है? Q बराबर ml या Q बराबर ms डेल्टा T? Q बराबर ml, Q बराबर ml। L फॉर लेटेंट हीट, L फॉर लेटेंट हीट, आल्सो कॉल्ड इन दिस केस लेटेंट हीट। उस समय लेटेंट हीट जब सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, तो वो कौन सा होता है? हीट ऑफ फ्यूजन। और जब लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, तो क्या होता है? हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये लेटेंट हीट हो गई, Q बराबर ml। अब जरा बताइए समय के साथ कौन बदल रहा है? M, L और Q में कौन बदल रहा है? टाइम के साथ यहां कौन बदलेगा? L बदलेगा। L तो फिक्स है भाई जी। L की डेफिनेशन क्या है? M बदलेगा टाइम के साथ। यार अभी तो इसी किसी इंस्टेंट पे ये नजारा है। हो सकता है कि 24 घंटे बाद आओ तो ये बर्फ और मोटी हो गई हो, तो मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और उस सिचुएशन में और जो हीट है वो क्या हो गई होगी? निकल गई होगी। लेकिन सिचुएशन हम वही देख के चल रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस का जो पानी था वो बर्फ में कन्वर्ट होने लगा है। और टेम्परेचर तो तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि पूरा का पूरा जो पानी है वो बर्फ नहीं बन जाएगा। और ये एक रिच सोर्स ऑफ वाटर है, तो इसको होने में पूरा का पूरा जो विंटर है वो निकल जाएगा। तो यानी Q बराबर ms डेल्टा T के बारे में हम यहां नहीं सोचेंगे। तो लेटेंट हीट तो प्रिंस जो है वो कांस्टेंट है। लेटेंट हीट की डेफिनेशन क्या थी? यूनिट मास के लिए बिना टेम्परेचर बदले जो फेज बदलने के लिए रिक्वायर्ड हीट है वो क्या होती है? लेटेंट हीट। एंड दैट इज व्हाई यू हैव ए पॉइंट की लेटेंट हीट इस वाले केस में कितनी होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम। समय के साथ नहीं बदलती है। समय के साथ m बदलेगा, करस्पॉन्डिंग Q बदलेगा। तो अगर इस इक्वेशन में m बदलेगा और Q बदलेगा तो समय के साथ इस इक्वेशन को क्या करें? डिफ्रेंशिएट कर दें। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम लोग 9th और 10th क्लास में होते तो डिवाइडिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख देते, बट हम लोगों को हल्का फुल्का डिफरेंशिएशन तो आते ही है। तो यहां पे लिखा ddt Q का और यहां लिखा ddt ml का। तो लेटेंट हीट जो है वो तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, तो ddt और साथ में m यहां पर मास है। तो मास बराबर क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी।
तो यहां पर मास बराबर होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम और साथ में डेंसिटी, और मटेरियल की डेंसिटी को हम किससे ले रहे हैं, रो से। तो इस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट में तुम इस समय डिस्कशन कर रहे हो बोर्ड पर, उस इंस्टेंट पर इस बर्फ का, इस मास का वॉल्यूम कितना होगा, A इंटू वाई। अगर हम माने कि जहां पर ये वाटर है वहां का जो ये एरिया है, बेस एरिया, अगर ये बेस एरिया कैपिटल A ले लें तो यहां पर जो बेस एरिया होगा वो कितना होगा, कैपिटल A। भाई अगर आपके उस कंटेनर में, उस बर्तन का बेस एरिया 20 है तो वहां पे जमा होने वाली बर्फ का भी एरिया कितना होगा, 20। तो यहां पर हो जाएगा A इंटू वाई, एरिया इंटू वन डायमेंशन इज कॉल्ड द वॉल्यूम। क्लियर ये बात। तो यहां पर हमने लिख दिया dq बाई dt, और ये L d dt, m की जगह पर आ गया A वाई रो। फिर ये dq बाई dt क्या है, हीट करंट है। भाई व्हाट इज dq, छोटी से हीट इन छोटा सा टाइम, एंड हीट एनर्जी अपॉन टाइम क्या बनता है, हीट करंट। तो यहां पर L, अब देखो टाइम से किसको मतलब नहीं है, A को और रो को। जो कंटेनर आपने लिया है, जो बर्तन आपने लिया है, उसका एरिया तो समय के साथ बदलेगा नहीं, केवल क्या बदलेगी, थिकनेस बदलेगी फॉर्मिंग आइस की। तो यहां से आए A और रो बाहर, और ये आ गया dy बाई dt, इक्वेशन नंबर 1। ऑब्जेक्शन कोई हो तो नोट करा दीजिए अभी। डन, सही है, क्लियर इतना। उधर हमको फोरियर ने सिखाया था, जरा उसको मानते हैं फोरियर को। तो फोरियर ने सिखाया कि H बराबर होगा अकॉर्डिंग टू फोरियर ला। तो इन्होंने सिखाया H बराबर TD बाई R, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे H TD माने टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, T का। भाई यहां टेम्परेचर कितना है, 0, वहां कितना है। तो आप जब डिफरेंस निकालोगे तो T आएगा, बोलो कैसे, ज्यादा वाला माइनस कम वाला। ज्यादा वाला यहां पर है 0, भाई टेम्परेचर डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूं। तो ज्यादा वाला है 0 और माइनस कम वाला क्या है, माइनस T। तो मिलके क्या आ गया, T। तो यहां पे लिख दिया T। और रेजिस्टेंस, जो ये बर्फ बनी है वही तो हीट को रोकेगी ना। तो रेजिस्टेंस बराबर होता है क्या, L बाई के ए, L बाई के ए। तो यहां पर लिखा मैंने L, यहां देखो इधर R बराबर होता है L बाई के ए। तो R बराबर L माने उन किनारों के बीच का डिस्टेंस जहां टेम्परेचर डिफरेंस है। तो बताइए भैया, उन किनारों के बीच का डिस्टेंस जहां टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या है, y है। तो यहां पे y आ गया। K कंडक्टिविटी, इस मटेरियल की कंडक्टिविटी जो होगी वो होगी। A माने क्या था, फ्लो के परपेंडिकुलर एरिया। तो जब हीट ऐसे फ्लो कर रही है, हीट करंट ये है, तो इसके परपेंडिकुलर एरिया कौन होगा, A ही होगा, जो हमने लिया हुआ है। बोलो यार। तो यहां पर A लिख दिया। तो यहां पे लिखा y के साथ के a। तो h बराबर आ गया t के a बाई वाई। ये मैंने हीट करंट निकाली है पूरी कहानी में फोरियर लॉ लगा करके, और ये हीट करंट निकाली है पूरी कहानी में बेसिक फंडा जो फेज वाला होता है वो। दोनों इक्वेशन को क्या करें, बराबर कर लें। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 लेफ्ट बराबर राइट कर दें। तो वहां से है L A रो dy बाई डी टी, और यहां से आ गया T के A बाई वाई। तो देखिए भाई कौन कैंसिल हो रहा है, A से A कैंसिल हो रहा है, ठीक। और सेटिंग बनाओगे तो आ जाएगा dt बराबर इस वाले T से, इस वाले T से बच के रहना। बड़ा वाला T क्या है, टेम्परेचर का T है, और छोटे वाले dt में जो T है वो कौन सा है, टाइम का T है। तो dt इज इक्वल टू
तो यहां पे आएगा रो एल वाई बाई के टी। कैलकुलेशन करने में मैं अकेला नहीं, इसलिए जरा आप भी देखिए सही लिखा मैंने, ठीक है। ये तुम्हारी जो कैलकुलेशन आई वो dt समय में आई, dt समय में आई। किसी ने कहा कि नहीं भाई हमको तो कैलकुलेशन करके दो 0 से 10 सेकंड के लिए, कि 10 सेकंड में कितना मोटी बर्फ जम जाएगी। तो कोई कहता नहीं है मुझको तो कैलकुलेशन करके दो 0 से 15 सेकंड के लिए। तो हमने कहा ठीक है। कोई कहता नहीं 25 सेकंड से 40 सेकंड के लिए। तो अब अगर हमारे पास में टाइम की लिमिट्स हैं तो इधर हम इंटीग्रेट करें और टाइम की क्या डाल दें, लिमिट्स। तो उधर भी इंटीग्रेट करें और यहां पे जो थिकनेस उसकी क्या डाल दें, लिमिट्स। जनरल वे में चलते हैं, शुरुआत का समय क्या होगा, 0 से t के लिए चलते हैं। तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, हेडिंग डालिए पहले आप। अब अगर हमें सारी प्रॉब्लम करनी हो तो बस यही रिजल्ट जो है हमको सिचुएशन के हिसाब से इंटीग्रेट कर लेना है। ये dt इज इक्वल टू कितना आया है, रो एल बाई के टी। रो जैसा बनना चाहिए वैसे ही बनाना, कैपिटल एल जैसा बनता है वैसे ही बनाना, के टी। और यहां पर है वाई डी वाई। अब इंटीग्रेट कर दें, ये हो गया जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला। हम इस फार्मूले को आगे तभी अपडेट करेंगे जब हम सामने जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ देख लेंगे कि हाँ उसने क्या दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं, सपोज कर लो कभी कभी क्या होता है, स्टॉप राइटिंग इधर देखो, कभी कभी क्या होता है कि वो कहता है टाइम 0 है। मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं, ध्यान देना। कभी कभी वो क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन केवल किस पे लगता है, वेरिएबल पे। कभी कभी कहता है कि टाइम 0 है लेकिन y 0 नहीं है। तो मैं पूछूंगा कितना है, तो उसने कहा कि उस जब हम वहां पहुंचे तो घड़ी में तो 0 था, लेकिन देखा ऑलरेडी वहां पे 10 सेंटीमीटर मोटी बर्फ जमा हो चुकी थी। तो 0 टाइम पर यहां क्या लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आइडियल केस लेके चलें कि चलो मान लेते हैं कि जब टाइम 0 था तो ये क्या है, 0। तो अपने हिसाब से, यानी कि ये हमने छोड़ दिया है कि क्वेश्चन के हिसाब से लिमिट लगा लेंगे कि अगर टाइम है t1 से t2 और y है y1 से y2, तो आगे हम लोग इसको देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलो देखें सॉल्व करके क्या होता है। हम रफ कर देंगे फिर बाद में, जो हम अभी सॉल्व करेंगे उसको बाद में रफ कर देंगे कि अब जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, dt का क्या आएगा, t, और लिमिट्स क्या लगी होंगी, t1 से t2। और इधर हो गया रो एल बाई के टी, और यहाँ क्या होगा वाई स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे क्या आएगा y1 से y2। तो ये आ गया t2 से t1, और रो एल बाई के टी सब समझ पा रहे हैं ना, y2 स्क्वायर माइनस का y1 स्क्वायर बाई 2, ये हो गया। अब सम्बन्ध सेज कि नहीं पहले टाइम तो 0 था तो ये 0 हो गया, अब जो टाइम है वो t है तो ये t हो गया, मैनेज हो जाएगा ना। तो ये जनरल है कि आप जो है क्वेश्चन को देखना और यहां लिमिट्स लगा के सॉल्व कर लेना। लेकिन जो जनरल केस है वो तो ये रहा, थोड़ा सा जो ऑर्डिनरी केस है वो कौन सा है, वो जरा देखो। कहने लगे कि अगर इनिशियल टाइम हम ना दें फिजिक्स में तो हमेशा क्या होता है, 0। और सपोज कर लेते हैं कि तब कुछ भी शुरू नहीं हुआ था तो फॉर्मेशन ऑफ थिकनेस भी क्या था, 0। अब टाइम t हो गया, हमने कहा ठीक है t हो गया, तो अब थिकनेस क्या हो गया, बोले y हो गया। अब जरा इंटीग्रेट कर लें तो अकेले dt का क्या हो जाएगा, t, लिमिट लगाओगे 0 से t, और रो एल बाई के टी, वाई डी वाई का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2, और 0 से क्या ले लोगे, y, तो यहाँ आ जाएगा t माइनस 0, और रो एल बाई के टी, और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे आ गया t बराबर हाफ रो एल बाई के टी, और साथ में क्या, वाई स्क्वायर।
बट याद रखना कि ये कैलकुलेशन तुमने कब की है, जब तुमने इनिशियल टाइम क्या माना है 0 और इनिशियल फॉर्मेशन भी क्या माना है 0। तो आपके लिए जो हर क्वेश्चन में फिट होने वाला फंडा है वो ये। लेकिन अगर आपसे कहता है कि नहीं इनिशियल टाइम 0, इनिशियल थिकनेस भी 0, तो फिर कौन सा फंडा ये, ठीक है ना। अब आप देखिए यहां पर कि इस फंडे को देख करके ये पता चल रहा है कि सीधे सीधे जो टाइम है और जो थिकनेस है वो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये चल रहा है मामला T प्रोपोर्शनल y²। भाई अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कांस्टेंट है और तुमने जो है वहां पर आइस का फॉर्मेशन देखना शुरू किया और तुमने वहां पे 24 घंटे तक फॉर्मेशन देखा, तो टाइम तो लगातार बदल रहा है ना। तो जो टाइम होगा और जो y माने थिकनेस, फॉर्मेशन आइस की क्या थिकनेस, तो इन दोनों का रिलेशन कैसा है, स्क्वायर का है। क्लियर है ना ये बात। बाकी चीजें सब क्या चल रही हैं, कांस्टेंट। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अच्छा टाइम जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, ये लोग तो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो गए। तो क्वेश्चन आया कि अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कांस्टेंट है और 10 सेकेंड में बनने वाली बर्फ की जो थिकनेस है, जो मोटाई है वो 10 सेंटीमीटर है, तो बताइए 40 सेकेंड में कितनी मोटाई होगी। तो क्वेश्चन यहां से आ जाएगा T1/T2 इज इक्वल टू y1² ठीक है, नोट कर लीजिए। तो फॉर्मेशन ऑफ आइस के जो क्वेश्चंस हो वो अब आपकी रेंज में आ चुके हैं। इन ईच अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, योर चॉइस। आप क्या करें कि सभी में पहले हीट करंट सेट कर दें, जैसे तुम्हारा मन हो। जैसे तुम्हारा मन ये है कि इसमें जो हीट करंट है वो ऐसे चल रही है, ऐसा तुम्हारा मन है, तो हमने कहा चलो ये H1 है। तुमने कहा इसमें जो हीट करंट है वो ऐसे चल रही है, तो हमने कहा ये H2 है। तुमने कहा इसमें जो हीट करंट है वो ऐसे चल रही है, हमने कहा H3 है। कोई बाउंडेशन नहीं है कैसे चल रही है, बट ये तो पक्का ना कि इधर से उधर या उधर से इधर, ये पक्का है। तो कह रहा है कि सेट हीट करंट्स इन ईच अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ये जो भी आपकी चॉइस हो। मेरी चॉइस ऐसी थी। उसके बाद में एक बेसिक फंडा है, यूज बेसिक फंडा। एक्चुअली ये बेसिक फंडा जो है एनर्जी कंजर्वेशन है। वो क्या है फंडा, करस्पॉन्डिंग टू जंक्शन, करस्पॉन्डिंग टू जंक्शन, जंक्शन माने नोड, करस्पॉन्डिंग टू जंक्शन, जंक्शन माने नोड, टोटल आने वाली करंट इज इक्वल टू टोटल जाने वाली करंट। एक्चुअली जो यहां हीट करंट है वो है तो हीट एनर्जी ही ना। जरा देखते हैं यहां पे फील करते हैं, ये जंक्शन है, तो ये लोग जंक्शन से क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, और ये जंक्शन पे क्या आ रही है, आ रही है। तो यार जंक्शन पे जो एनर्जी आएगी वही उतनी ही तो जाएगी ना। तो एक्चुअली जो ये लिखा गया है वो है क्या, बेसिक फंडा जो है वो कंजर्वेशन लॉ ऑफ क्या, एनर्जी है। अच्छा अगर तुम बोलते कि सर सब जाने वाली हैं, ये देखिए H3 भी जाने वाली है, तो हमने कहा कि जाने वाली हो गई H1 प्लस H2 प्लस H3, और आने वाली क्या होगी 0। जैसी भी सेटिंग बने आप अपने मन से, तो फिलहाल हम अपनी सेटिंग को उसी तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं जैसा था। कोई बाउंडेशन नहीं है, आप चाहें जैसे सेट कर लें। तो यूज बेसिक फंडा करस्पॉन्डिंग टू जंक्शन नोड, करस्पॉन्डिंग टू जंक्शन नोड, एंड दैट इज दिस फंडा। एक्चुअली दिस फंडा इज अ कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। यह है क्या, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। अब क्या करें भाई, इसके बाद यूज H बराबर TD/R एंड कैरी ऑन। उसके बाद फिर आपकी गाड़ी रुकने वाली नहीं है।
TD मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस देखो, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया डेल्टा थीटा, और R माने क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फंडा क्या होता है? L/KA। तो ये आ जाएगा। अब देखो मैं यूज करता हूं, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा परफेक्ट बना दूं कि क्वेश्चन तो ये था, थोड़ा सा सही कर लें क्योंकि पॉइंट लिखने थे। 20 30 10 था, तो 20 30 10, ये 20 था, ये 30 था और ये 10 था, ये जंक्शन था। फाइंड टेम्परेचर एट जंक्शन, all length same, all cross section area is equal to same। इसकी कंडक्टिविटी K है, इसकी 2K है, इसकी 3K है। तो ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो बेसिक्स हम जान चुके हैं, अब सॉल्व करते हैं। ये 20 है, ये K है, ये 30 है, ये 10 है। जंक्शन टेम्परेचर मान लिया X है, यही पता लगाना है। कह रहा है कि सबसे पहले तो आप करंट सेट कर लो। तो हमने कहा भाई यहाँ से करंट H1 जा रही है और यहाँ से भी जा रही है और ये आ रही है, ठीक है। सब जाने वाली हो आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, सब आने वाली हो आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने फंडा लगाया, नंबर सेकंड पर आए, H1 प्लस H2 बराबर क्या है? H3। अब देखिए H1 माने TD, तो H1 का TD क्या लेंगे? X माइनस 20 लेंगे भाई। यू डिसाइड दिस। तुमने करंट ऐसे भेजी है ना, तो ये हाई टेम्परेचर है और ये क्या है? लो। और नीचे क्या होगा? रेजिस्टेंस। तो देखो रेजिस्टेंस में आएगा कितना? रेजिस्टेंस में आएगा L/KA प्लस H2 में देखो भाई टेम्परेचर डिफरेंस X माइनस 30, नीचे क्या आएगा? L/ इसका थर्मल कंडक्टिविटी K है, इसका 2K है और इसका 3K है। तो यहां पर आ गया L/2KA। एरिया वगैरह लेंथ सब सेम चल रहा है। और यहां पर S3 आए, तो S3 में आ गया 10 माइनस X, क्योंकि तुमने करंट ऐसे, तो ये बढ़ा हुआ ना, तो 10 माइनस X अपॉन में L/3K साथ में A। सब खत्म हो गया। देखो यहां से बचा X माइनस 20/1 और यहां पर बचा, यहां पे बचा 2x माइनस 60। 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। और वैसे भी कैलकुलेशन हम अपने हिसाब से कर रहे, तो अपने हिसाब से करना, तो देखना रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। ये क्लियर हुआ फिलहाल। और इज इक्वल टू में आ जाएगा 30 माइनस 3x। तो ये 2x और ये x मिलके 3x हो गया, नेगेटिव का 3 इधर, तो इधर कितना आ गया? 6x। और ये कितना आ गया? 6 और 2 80, 80 और 30 110। तो यहां से x बराबर आ गया 110/6 और ये आ गया 55/3 डिग्री सेल्सियस। हो गया। सिंगल नोड सर्किट की प्रॉब्लम कैसे करनी चाहिए, तो वो वे मैंने बताया। जो रास्ता मैंने बताया, यही रास्ता जब हम लोग जाएंगे 12th क्लास में, तो इलेक्ट्रिकल करंट में भी मिलेगा। तो इसी रास्ते का नाम था किरचॉफ लॉ। तो ये इलेक्ट्रिकल करंट का जो किरचॉफ लॉ, जैसे ना ओम्स लॉ की नकल करके फोरियर लॉ बनाया गया, ऐसे किरचॉफ की ही नकल की गई है इस क्वेश्चन को करने के लिए। आप कर ले जाओगे? ठीक, नोट कर लीजिए। इंक्लूडिंग एग्जाम्पल। क्या करते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में के टोटल निकालते हैं।
के टोटल इन सीरीज कॉम्बिनेशन। के को तो जान चुके हो, क्या है ये के? थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टेंस का टोटल निकालते थे ऐसे ही के टोटल निकालते हैं, और के टोटल निकालते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए भाई, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में तुम्हारे ऊपर बाउंडेशन है, और बाउंडेशन ये है कि ऑल हैविंग इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया। जो मटेरियल्स होंगे उनके क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल होंगे। जैसे एक हमने रॉड ली, मेटल की है, इसकी कंडक्टिविटी K1 है, लेंथ L1 है। दूसरी रॉड ली, इसकी कंडक्टिविटी L2 है, सॉरी लेंथ L2 है, कंडक्टिविटी K2 है। तीसरी रॉड ली, इसकी लेंथ L3 है और कंडक्टिविटी K3 है। लेकिन सबके क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे हैं? सेम। क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो सब सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिए गए। तो अब यहाँ पर टेम्परेचर θ1 है और यहाँ पे टेम्परेचर θ2 है, और मान लिया कि θ1 ग्रेटर देन क्या? θ2। ठीक, तो जो हीट है वो ऐसे चलेगी, हीट करंट। मान लेते हैं इसमें H1 हीट करंट है और इसमें H2 हीट करंट है और इसमें क्या है? H3 हीट करंट है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कैसी होती है? सेम। ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि H1 बराबर H2 बराबर क्या हो गया? H3। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए हो सकता है तुम्हारे काम की चीज़ हो आगे जा करके। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन H1 बराबर H2 बराबर H3। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कैसे आता था? R1 प्लस R2 प्लस R3, और R बराबर क्या है? L बाई के ए। इस चैप्टर में R बराबर L बाई के है। R1 बराबर क्या हो जाएगा? L1 बाई K1 है, L2 बाई K2 है और L3 बाई K3 है। तो R टोटल में क्या आ जाएगा? L टोटल बाई K टोटल और A टोटल। ठीक है ना? अब देखो L टोटल क्या हुआ? L1 प्लस L2 प्लस L3। K टोटल चाहिए और A टोटल क्या है? A। देख लो, सब मिलने के बाद में भी जो रॉड बनी उसकी लेंथ कितनी हो गई? L1 प्लस L2 प्लस L3, लेकिन उसका एरिया कितना है? A ही है। बदला? देखो आप, एरिया बदला पक्का। तो 1 बाई A ये हो जाएगा L1 बाई K1, L2 बाई K2, L3 बाई K3। A से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ से K टोटल सीरीज कॉम्बिनेशन का आ गया कितना? L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस एंड सो ऑन अपॉन L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2 प्लस L3 बाई K3 प्लस एंड सो ऑन। ये आया? इसको थोड़ा सा और छोटा करके लिखें। K टोटल सीरीज कॉम्बिनेशन का आ गया, ऊपर हो गया सिग्मा L, नीचे क्या हो गया? सिग्मा L बाई क्या? सिग्मा L का मतलब क्या? L1 प्लस L2 प्लस एंड सो ऑन, और सिग्मा L बाई K L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके ऊपर बाउंडेशन होगी, लेंथ शुड बी सेम। बाउंडेशन हो गई ऑल हैविंग इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ, सबकी लेंथ सेम होगी। तो पहली रॉड ये है, लेंथ इसकी L है, K1 इसकी कंडक्टिविटी है, एरिया A1 है। दूसरी रॉड ये है, इसकी भी लेंथ L है, कंडक्टिविटी K2 है, एरिया A2 है। और तीसरी रॉड ये है, इसकी भी लेंथ L है, कंडक्टिविटी K3 और एरिया A3 है। और हमने इनको पैरेलल में जोड़ दिया। मीनिंग ऑफ पैरेलल पता है? कि हर रॉड ये बोले कि उसके किनारों पर टेम्परेचर डिफरेंस कैसा है? सेम है।
जैसे अगर मैंने कहा कि यहाँ पे टेम्परेचर θ1 है और यहाँ टेम्परेचर क्या है θ2 है और θ1 ग्रेटर देन θ2, तो इस वाली रॉड के इस तरफ टेम्परेचर कितना है θ1, इस तरफ कितना है θ1। सारी रॉड के इस किनारे पे θ1 है, सारी रॉड के उस किनारे पे θ2 है, तो हर रॉड कह रही है कि मेरे पास टेम्परेचर डिफरेंस कितना है θ1 माइनस θ2। तो ये पैरेलल की बात है, पैरेलल की कंडीशन ये। पैरेलल की कंडीशन ये नहीं होती, ऐसे कर दो ना, पैरेलल की कंडीशन होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो अक्रॉस में है ना वो सेम होने चाहिए। अगर हमने बोला कि 4 लोग पैरेलल में हैं तो चारों लोगों के किनारों पर जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। चारों लोगों के किनारों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, तो अब यहां पर जो है पैरेलल वाला फंडा लगा डाला कि 1/r टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 और r की वैल्यू है L/Ka। तो 1/r की वैल्यू Ka/L, तो 1/r1 की वैल्यू K1A1/L और 1/r2 की वैल्यू K2A2/L और 1/r3 की वैल्यू K3A3/L। अब जरा यहां पर देखना 1/r टोटल की वैल्यू K टोटल और A टोटल, एरिया ऐड हो जाएंगे भाई। अब ये पूरा बंच मेरे सामने ये आएगा पूरा मिल करके, तो एरिया प्लस हो जाएंगे ना, लेकिन लेंथ का टोटल क्या होगा, वही लेंथ का टोटल तो L ही रहेगा, L कॉमन होके कट जाएगा। तो यहाँ पर जो K टोटल आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, K टोटल पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो आएगा कितना, K1A1 प्लस K2A2 प्लस K3A3 प्लस एंड सो ऑन होल बाई A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन। जनरल वे में आप लिखोगे K टोटल पैरेलल इज इक्वल टू सिग्मा Ka अपॉन सिग्मा। ठीक है, ये बात भी कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में तुम्हारे काम की होगी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इस चैप्टर में टेम्परेचर डिफरेंस क्या रहता है, सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये दोनों बातें सीरीज और पैरेलल की बड़े काम की हैं। न्यूमेरिकल में आप देखोगे इनका रोल क्या है, नोट करिए।